द केरला स्टोरी। ये वो फिल्म जिसकी चर्चा थिएटर से लेकर चुनाव रैली तक, पीएम से लेकर सीएम तक खूब हुई, बवाल मचा और ट्रेलर कटा, फिर बैन भी लगा और अब 32,000 लड़कियों का धर्म परिवर्तन और आईएसआईएस से जुड़ी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी वाली ये फिल्म 200 करोड़ भी कमा गई। आपने इस फिल्म को लेकर कई वीडियो देखे होंगे जिसमें से कुछ लोग फिल्म को सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ उसके खिलाफ हैं। लेकिन आज मैं इस वीडियो में न सिर्फ सपोर्ट में न खिलाफ बल्कि इसकी असलियत और पूरी सच्चाई बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ बने रहना। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। द केरला स्टोरी आने से पहले ही बाजार में सुर्खियों में आ चुकी थी, जो किसी भी मूवी के लिए बहुत जरूरी होता है। 26 अप्रैल को द केरला स्टोरी का ट्रेलर रिलीज हुआ। इसके ट्रेलर में कहा गया था कि ये 32,000 लड़कियों की कहानी है, लेकिन जब मामला कोर्ट पहुंचा तो ट्रेलर में ये दावा बदल दिया गया। वो 32,000 वाला पार्ट काट दिया गया और डिस्क्रिप्शन भी चेंज कर दिया गया और कहा गया कि फिल्म 4 लड़कियों की जिंदगी पर बनी एक कहानी है। लेकिन जब 2 मिनट 45 सेकंड के इस ट्रेलर में आप देखेंगे कि कैसे कॉलेज जाने वाली 4 लड़कियां एक आतंकी संगठन से जुड़ जाती हैं, बस फिर क्या होना था। ट्रेलर के साथ ही न्यूज चैनल से लेकर पब्लिक डोमेन में बहस की खिड़कियां खुल गई और कंट्रोवर्सी ने तूल पकड़ लिया। दरअसल मूवी आने से पहले ही अपने आंकड़ों को लेकर ये मूवी बड़ी बहस का मुद्दा है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स की कंट्री टेररिज्म की रिपोर्ट के मुताबिक 66 लोग ऐसे हैं जो भारत से आईएसआईएस या फिर किसी भी तरह की टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुए हैं। फिर ये 32,000 का पेज क्या है। जब 26 अप्रैल को मूवी का टीजर सामने आया तो इस टीजर के शुरुआत में ही केरल की हिंदू लड़की शालिनी उन्नीकृष्णन अपना इंट्रो देते हुए नजर आती है। इसमें वो बताती है कि कैसे एक गिरोह केरल की लड़कियों का ब्रेन वॉश करके उनका धर्म परिवर्तन कराता है और फिर आतंकी संगठन आईएसआईएस का हिस्सा बना देता है। इसके लिए कभी फिजिकल रिलेशन तो कभी धार्मिक मान्यताओं को टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। और इस दौरान वो ये भी कहती है कि ऐसा 32,000 लड़कियों के साथ हुआ है। लेकिन यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, वो ये कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में जब लड़कियों का धर्म परिवर्तन हो रहा था तब सरकार क्या कर रही थी, क्योंकि जैसा बताया जा रहा है ऐसा है तो शायद ये भारत में कश्मीर दंगों से भी ज्यादा बड़ा मुद्दा है, क्योंकि मामला 32,000 लड़कियों का है। इस पूरी घटना का होना और इसे कवर अप करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। द केरल स्टोरी को लेकर विवाद जारी है और ये मामला अब सियासत तक जा पहुंचा है। इसी कड़ी में मुस्लिम यूथ लीग ने फिल्म द केरल स्टोरी में लगाए गए आरोपों को साबित करने वाले व्यक्ति को 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। हम इसमें नहीं पढ़ते हैं और असली कहानी की बात करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है जब 1994 में एनडीएफ यानी नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट बनाई जाती है। 2006 आते आते ये पार्टी एक कॉन्फ्रेंस के दौरान अपना नाम पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया रख लेती है। लेकिन ये पार्टी इंडिया के कई अलग अलग स्टेट में चुपचाप कुछ तो कर रही थी। ये सबसे ज्यादा एक्टिव केरल में देखी गई और इसके पीछे का भी एक खास कारण था। पीएफआई ने धीरे धीरे अपने कई अलग अलग विंग्स डेवलप कर लिए थे। बता दें कि पीएफआई द्वारा डेवलप की गई इन अलग अलग विंग्स पर ये आरोप लगते रहे कि ये देश नॉन मुस्लिम लोगों को मुस्लिम रिलीजन में कन्वर्ट करने का काम क्या करते थे। 2006 तक ये चलता रहा और केरल में इसे सबसे ज्यादा नोटिस भी किया गया। लेकिन इसी समय केरल में सरकार बदलती है और केरल को उसका नया सीएम मिलता है, जो कि थे वीएस अच्युतानंदन। इसके बाद 2010 में कुछ ऐसा होता है जिसमें पीएफआई का तालिबान के साथ डायरेक्ट कनेक्शन उभर कर सामने आता है। होता कुछ यूं है कि केरल के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में मौजूद एक कॉलेज लेक्चरर का हाथ काट दिया जाता है, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि कॉलेज के एक ग्रुप को ये लगा कि इस लेक्चरर ने जो एग्जाम सेट किया था उसमें एक क्वेश्चन में उनके प्रोफेट की इंसर्ट की गई थी। यही वो समय था जब इस केस के बाद केरल पुलिस थोड़ी एक्टिव होती है और पीएफआई के ऑफिस पर छापेमारी करती है। इस धरपकड़ में उन्हें वहां मौजूद आर्म्स एंड एम्यूनिशन और कुछ ऐसी किताबें और पर्चे मिलते हैं जिनमें देश के खिलाफ बहुत कुछ लिखा हुआ था, जिनसे पीएफआई और इनसे जुड़े विंग्स का पता चलता है। 2011 में इसके बाद केरल से 2 ऐसे लोगों को पकड़ा गया जो आईएसआईएस यमन के लिए काम कर रहे थे और ये पीएफआई की एक विंग सत्य सारणी के थ्रू ही कन्वर्ट हुए लोगों को अलग अलग देशों में भेजा करते थे। केरल से ही एक कहानी और सामने आती है जब वहाँ अब्दुल नाम के एक इंसान के बारे में पता चलता है जिसने अपनी बीवी के साथ मिलकर केरल में पीस एजुकेशनल फाउंडेशन नाम के 10 सेंटर खोले। यहाँ बच्चों को स्पेशली इस्लामिक कल्चर के बारे में बताया जाता था और हिंदू धर्म के बारे में भड़काया जाता था। अब्दुल लगातार आईएसआईएस से कनेक्शन में था। इन इस सेंटर के थ्रू अब्दुल ने 20 से 22 लड़के लड़कियों को आईएसआईएस में शामिल करवाया और इन्हीं में से एक थी निमिषा। आपको बता दें कि यही निमिषा है जिसका किरदार आदा शर्मा निभा रही है और इन्हीं के साथ 2 और लड़कियों को भी अलग अलग नॉन मुस्लिम कम्युनिटी से कन्वर्ट करके फातिमा बन चुकी निमिषा के साथ आईएसआईएस कैंप भेज दिया जाता है, जिसकी पूरी कहानी आप इस मूवी में देख सकते हैं।
इसके बाद 2012 का वो समय आता है। केरल के सीएम बनते हैं ओमन चांडी। ओमन चांडी ने ही वो इंटरव्यू दिया था जिसकी दुहाई देकर द केरल स्टोरी के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन ने एक आंकड़ा सबके सामने रखा। दरअसल ओमन चांडी ने स्टेट लेजिस्लेचर में ये कहा था कि 2600 से 3200 के बीच की संख्या में सिर्फ औरतों का धर्म परिवर्तन करवाया गया है। लेकिन यही थोड़ी कंफ्यूजन हो गई जो आज बड़ा बहस का मुद्दा भी बना हुआ है, और वो ये कि ये आंकड़ा हर साल का था या 2006 से लेकर 2012 तक। इसके बाद फेस्टिवल ऑफ भारत के यूट्यूब चैनल पर मूवी के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन के अकॉर्डिंग उन्होंने हर साल लगभग 3200 के हिसाब से 10 साल में ये 32,000 वाला आंकड़ा निकाल लिया। इतना ही नहीं, इसके बाद जब उन्हें ऑल्ट न्यूज ने फोन करके उन आंकड़ों के बारे में जानकारी मांगी तो उनका कहना था कि उन्होंने मनगढ़ंत कुछ नहीं बनाया है, बल्कि उनके पास इस चीज को लेकर सबूत है। और उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया के उसी आर्टिकल की तरफ इशारा करके कहा कि उनके पास सबूत मौजूद है और वो इसे प्रूव भी कर सकते हैं। अब ये तो चलिए एक मूवी है, लेकिन 2016 में भी ये सामने आया कि आईएसआईएस के लिए काम करने वाला अब्दुल 22 लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट करके इन्हें अफगानिस्तान भेजता है, जहां इन्हें आईएसआईएस कैंप में ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद 2016 में एक और केस आता है जिसके अकॉर्डिंग इंडियन आर्मी में काम करने वाली मिनी विजयन जो कोर्ट में ये केस दर्ज करती है कि इनकी बेटी का जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया है। जिसके बाद मिनी की बेटी अपर्णा को कोर्ट में बुलाया जाता है, जहां अपर्णा पीएफआई की एक वर्कर सुमैया के साथ कोर्ट पहुंचती है और बताती है कि उन्होंने अपनी मर्जी से धर्म अपनाया है। ऐसे ही कई और केस केरल में लगातार देखने में आते रहे हैं। 2016 में ही टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट दी जिसे खुद स्टेट की इंटेलिजेंस एजेंसी ने सामने रखा था। उसमें बताया गया था कि सिर्फ 2016 में ही 6000 से ज्यादा लोगों का धर्मांतरण करवाया गया है। अब जरा उन आंकड़ों की तरफ बढ़ते हैं जिनके बारे में हमारे पास पुख्ता सबूत मौजूद है। अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा प्रेजेंट की गई कंट्री टेररिज्म की रिपोर्ट देखते हैं तो आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया से 66 लोग ऐसे हैं जो आईएसआईएस या किसी भी तरह के टेररिज्म ग्रुप में इन्वॉल्व हैं। इसका एग्जांपल आपको दें तो अगस्त 2019 में मल्लपुरम के एक इंजीनियरिंग छात्र मोहम्मद मोहसिन के परिवार को एक संदेश मिला कि उनका इकलौता बेटा अफगानिस्तान में अमेरिकी ड्रोन हमले में मारा गया है, और ये मोहम्मद मोहसिन कोई और नहीं बल्कि अब्दुल के साथ मिलकर आईएसआईएस के लिए काम करने वाला इंसान था। इससे पहले मई जून 2016 में महिलाओं और बच्चों समेत केरल के करीब 2 दर्जन लोग आईएसआईएस में शामिल होने के लिए गए। जांच में आईएसआईएस के कासरगोड मॉड्यूल का पता लगा। जो लोग गायब हुए उनमें से ज्यादातर उसी जिले के थे, और इसी तरह 2014-15 में सुरक्षा एजेंसियों ने 17 भारतीयों की पहचान की थी जिन पर आईएसआईएस में शामिल होने का संदेह था। उनमें से 3 केरल से थे। ये लोग मिडिल ईस्ट में काम कर रहे थे और 2013-14 में सीरिया चले गए। हाल ही में जो बहस का मुद्दा है वो दरअसल आंकड़ों को लेकर है, जिस पर सुदीप्तो सेन डगमगाते हुए दिखाई दिए हैं, और अब कोर्ट में कह दिया गया है कि ये फिल्म बस एक फिल्म है और इसी बेस पर इसे रिलीज किया गया है। हालांकि सवाल अभी भी कई बरकरार हैं, जैसे कि अगर देश से एक भी व्यक्ति आतंकवाद का हिस्सा बन रहा है तो ये बात बाहर की रिपोर्ट क्यों दे रही है? आपकी अपनी एजेंसी क्या कर रही है? अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।